सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के अंतर्गत भाग 3 के बारे में, जो कि आपके मूल या फिर मौलिक अधिकार से संबंधित है। इम्पोर्टेंट चीज है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चीज है मौलिक अधिकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संघ एवं राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित प्रावधान, तो वो चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम देख रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि डेली डेली क्लास आपका चल रहा है यहाँ पे, और आप डेली पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप कोर्स में पीछे हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 12 से लेकर 35, तो हमारा जो भाग 3 है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और इसमें मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है और ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान द्वारा प्रदान किया गया है और ये क्यों आवश्यक है? तो बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट रखें। राज्य द्वारा इन अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है और यह भारत में इसे अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। देखिए, न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है, मतलब न्यायालय के द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है कि हमारे जो मौलिक अधिकार क्या है उससे संबंधित, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचा माना गया है, तो जो मौलिक अधिकार है उसे न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचा माना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो वर्तमान में संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार है जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। पहला, समता या फिर समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। फिर पांचवा है आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 व 30 में है। और छठवा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये 6 जो है हमारे मौलिक अधिकार है जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कौन सा मौलिक अधिकार से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या अधिकार है हमारा, उसके बारे में। तो देखिए, पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। तो अनुच्छेद क्या कहता है उसे आप देखिए, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए जो विधि वर्ड है इसका मतलब होता है कानून। तो कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष जो है सभी लोग समान हैं। और दूसरा क्या है, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, तो कानून को सभी लोगों को बनाए रखने का, संरक्षण का अधिकार है। सभी लोग कानून के अंतर्गत रहकर सभी कार्य कर सकते हैं, इसका समान अधिकार है सभी लोगों को। देखिए, विधि के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से विधि के अधीन होंगे, और विधियों के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका से लिया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति को समान विधिक संरक्षण हासिल है। तो हमें कानूनी सुरक्षा हासिल है और हम कानून के समक्ष समान हैं, सभी लोग एक समान हैं कानून के समक्ष। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 15। तो देखिए सामाजिक समानता, तो सामाजिक समानता प्राप्त होता है हमें अनुच्छेद 15 से। इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है, मतलब प्रतिबंध है।
कोई भी आपको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। इसका अधिकार देता है हमें अनुच्छेद 15। आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 16 है आपका लोक अभियोजन में अवसर की समानता। तो सरकारी क्रियाकलापों में सभी लोगों को समान अधिकार है, सरकार के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो देखिए इसके बारे में जो थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, अनुच्छेद 16(3) में सरकार किसी भी पद पर नियोजन को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है। मतलब सरकार चाहे तो किसी भी पद को आरक्षित कर सकती है। उसी प्रकार देखिए 16(4) के बारे में राज्य पिछड़े हुए नागरिकों को, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए रहे या फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए रहे, किसी भी वर्ग के लिए रहे, उसे नियुक्त किया जा सकता है या फिर पदों के लिए आरक्षण दिए जा सकते हैं। इसका उपबंध है 16(4) में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। जो समाज में घृणा की भावना होती है या फिर छुआछूत की भावना होती है, उसका अंत कहता है अनुच्छेद 17 में, जो कि अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लागू है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो आप किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकते, चाहे वो पहले जमाने में राजा महाराजा की उपाधि हो या किसी अन्य प्रकार की उपाधि हो। ये सभी उपाधियों का अंत कहता है अनुच्छेद 18। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, शिक्षा की जो उपाधि है या फिर सेना संबंधित कोई उपाधि है, उसे छोड़कर सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। हालांकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है सम्मान दिया जाता है, उसे इन उपाधियों में नहीं जोड़ा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 19 है, 19 के अंतर्गत 19(1) है अभिव्यक्ति, भाषण या प्रेस की स्वतंत्रता। तो हमें बोलने का अधिकार है, हमें भाषण देने का अधिकार है, हमें प्रेस का भी अधिकार है। ये हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19(1) में। तो अनुच्छेद 19(1) को आप 19 का भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) जो है वो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। तो हम शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, हमें इस बात का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 19(2) के तहत। फिर है अनुच्छेद 19(3) संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो देखिए संघ बनाना हो या समूह बनाना हो, तो हमें समूह बनाना रहता है तो हम अपनी समूह बना सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता मिलती है हमको अनुच्छेद 19(3) से। आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19(4) क्या कहता है? संचरण की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता कहने का मतलब है हमें घूमने का अधिकार। हमें घूमने का जो अधिकार है या फिर हमें कहीं भी जाने का अधिकार है। मतलब हम इस राज्य में हैं, उस राज्य से अगला राज्य जाना चाहते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता जो है हमें अनुच्छेद 19(4) से मिलती है। तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अनुच्छेद 19(4) में ये हमें अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 19(5) है आपका निवास की स्वतंत्रता। तो हम पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, इसका अधिकार मिलता है हमें 19(5) से, अनुच्छेद नंबर 19(5) से। लेकिन अपवाद था जम्मू कश्मीर, वहां पर जम्मू कश्मीर पे जाकर हम नहीं बस सकते थे। लेकिन अभी जो परिवर्तन हुआ है 5 अगस्त 2019 को, तो उसके अनुसार जो 370 हटा दिया गया है, धारा 370, तो उसके अनुसार अब जम्मू कश्मीर में जाकर आपको 15 साल रहना होगा। अगर आप 15 साल वहां पर रहते हैं तो आपको वहां पर जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाता है और साथ ही यहाँ की नागरिकता भी मिल जाती है। तो निवास की स्वतंत्रता है हमें भारत में, हम कहीं पर भी जाकर बस सकते हैं पूरे भारत में। 19(6) है आपका अनुच्छेद नंबर व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो हम कहीं पर भी जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, किसी भी चीज का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो क्या रहे, एक लीगल चीज रहे जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, कानूनी तौर पर मान्य रहे वो चीज, तभी हम उस चीज का व्यापार कर सकते हैं भारत में कहीं भी। देखिए यहाँ पर नोट ध्यान रखिए,
अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में, देखिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 19, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको हटा दिया गया है आपके अनुच्छेद 19 में से। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण के बारे में, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध यदि वर्तमान विधि के अनुसार अपराध नहीं है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। ये हमें अधिकार मिलता है अनुच्छेद 20 से, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से। फिर है एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। एक अपराध करता है अगर कोई व्यक्ति तो उसके लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, बार बार उसे उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। इस चीज का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 20 से। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता गवाही देने के लिए स्वयं के विरुद्ध। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 21 के बारे में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो दोषी हो या नहीं हो, उसकी जीवन की रक्षा करनी चाहिए। ये अधिकार प्राप्त होता है हमें अनुच्छेद 21 से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान हमें अनुच्छेद 21 के तहत ये अधिकार देता है कि प्रशासन हमारी सुरक्षा का ध्यान रखे, हमारी वो सुरक्षा करे। तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 21 का। देखिए ये है शिक्षा का मूल अधिकार, तो इसे जोड़ा गया है 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया है इसे अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 21 का के रूप में। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो सभी बच्चों को जो 6 साल से 14 साल की उम्र के हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है, ये उनका अधिकार है। तो ये सभी बच्चों का अधिकार है, जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनका अधिकार है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिले। और इस चीज को संविधान में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 22। तो देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है? बंदीकरण एवं निरोध के प्रति संरक्षण। इसका मतलब क्या है? तो देखिए अब इसका मतलब, किसी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर निकट के जो न्यायालय है उसमें प्रस्तुत करना होगा। तो कोई अगर गिरफ्तार होता है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये कहता है बंदीकरण एवं निरोध के जो प्रति संरक्षण है अनुच्छेद 22 उसके द्वारा। तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है गिरफ्तार करने के समय और जो न्यायालय पहुंचने का समय है, कहने का मतलब जब उसे जेल से निकालकर न्यायालय पहुंचाया जाएगा तो उस समय का जो समय है और गिरफ्तार करने का समय है उसे काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब उसे इस समय में जोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ 24 घंटे का वो समय है जब वो गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद का। देखिए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना भी होगा, ये भी अनिवार्य है। ये अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 22 से कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसे जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तीसरा है बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार। तो सभी को अवसर दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है कि वो अपना बचाव रख सके और उसके लिए वकील रखने का भी अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा मौलिक अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपके अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में है। इसमें बताया जाता है अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। तो इसका मतलब ये है आप किसी भी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और ना ही आप किसी को बंधुआ मजदूर बना सकते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? किसी को आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते, आप उन पर अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। तो इस चीज का अधिकार देता है लोगों को अनुच्छेद 23 के तहत कि उन पर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या शोषण नहीं किया जा सकता, और ये चीज अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24
14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने या संकटपूर्ण अभियोजन में लगाने पर प्रतिबंध। तो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों पर जो कार्य करने का भारी कार्य है, जैसे कि कारखानों में कार्य करना या संकटपूर्ण कार्य करना, तो इन कार्यों के लिए प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 के तहत। आपका चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए अनुच्छेद 25 है अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आपको एक स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं उस धर्म को माने और उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो आपको अगर कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो उसकी भी स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। आप अपना धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं और इस चीज का अधिकार मिलता है हमें अनुच्छेद 26 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27 है आपका विशेष धर्म हेतु कर देने से मुक्ति। तो इसका मतलब आप देखिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आपसे कोई भी टैक्स नहीं ले सकता धर्म के नाम पर। तो आप किसी भी धर्म के रहे या किसी भी संप्रदाय के हैं, आप किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना चाहते तो आप किसी को भी टैक्स नहीं देंगे धर्म से संबंधित। फिर है आपका अनुच्छेद 28। ये कहता है आपका सरकारी संस्थाओं में धर्म संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो किसी भी प्रकार के सरकारी संस्थाओं में धर्म का पाठ पढ़ाया नहीं जाएगा, वहां पर किसी भी एक धर्म पर जोर नहीं दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा मौलिक अधिकार है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 20 में दिया गया है। तो देखिए ये जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन से मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जो आपका 5वां नंबर का है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसका मतलब है विशेष संस्कृति, बोली, भाषा एवं लिपि को बनाए रखने का अधिकार। तो जो अल्पसंख्यक है, जो विशेष बोली बोलते हैं, जिनकी भाषा एक विशेष रूप से है, तो उसे बनाए रखने का अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया जाता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। तो जो अल्पसंख्यक है वो अपना शिक्षण संस्थान ओपन कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। ये अधिकार जो है किसको दिया गया है, तो अल्पसंख्यक को दिया गया है ये अधिकार। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे नोट करके दिया गया है अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार है, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को विलोपित कर दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 31 है उसे विलोपित कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे 300 नंबर के, तो जो अनुच्छेद 300 नंबर का है तो अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। और ये जो है अब मूल अधिकार नहीं रहा है, अब ये संवैधानिक अधिकार बन गया है। तो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार उसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है और ये अब संवैधानिक अधिकार है। देखिए एक आपका मौलिक अधिकार रह गया है, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। छठवां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और वैसे भी इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजों की जानकारी दी गई है, तो सारी चीजों को आप फिर से रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, ताकि आपको सारी चीज याद रहे और जो चीज आपको बताया गया है वो सारी चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।